हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप जहाँ होंगे एकदम बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे इस नए चैनल पर। तो आज की कहानी बहुत डरावनी है, तो बिना किसी देरी के हम इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। रजत सिंह 28 साल का एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर था, जिसे वीरान जगहों की तस्वीरें लेना बेहद पसंद था। वो उन जगहों की तलाश करता जहाँ लोग जाने से डरते थे, पुराने खंडहर, उजड़े मकान और वीरान बस्तियां। उसकी तस्वीरें न सिर्फ डर जगाती थीं, बल्कि एक कहानी भी कहती थीं। इस बार उसका निशाना था उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों में बसा एक भूला बिसरा गांव चिड़गांव, जहां सुना था कि एक पुराना बंगला है जिसे लोग मिरर हाउस कहते थे। गांव वाले उस बंगले के नाम से भी कांपते थे। कहते हैं वहां की एक खिड़की में कोई दिखता है, लेकिन वो कभी बाहर नहीं आता। रजत को ऐसी कहानियां आकर्षित करती थीं। उसने तय कर लिया कि अब की बार उसी बंगले की सच्चाई कैमरे में कैद करेगा। रजत पहाड़ी रास्तों से होते हुए गांव पहुंचा। गांव में सन्नाटा था, सिर्फ कुछ बुजुर्ग लोग थे जो बाहर बैठकर हुक्का पी रहे थे। रजत ने जैसे ही उनसे बंगले का जिक्र किया, उनमें से एक बूढ़े बाबा ने कहा, उस खिड़की में झांकना मत, वो देखती है लेकिन खुद को कभी नहीं दिखाती। रजत मुस्कुराया और बोला, मैं कैमरे से सच सामने लाऊंगा। शाम होते ही वो बंगले की तरफ बढ़ा। टूटी फर्श, धूल भरे पर्दे और दीवारों पर उभरे काले धब्बे उस जगह को किसी डरावने सपने जैसा बना रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान उसकी खींचा वो कांच वाली खिड़की। वो खिड़की बंगले के पिछले हिस्से में थी, पूरी तरह से साफ, जैसे किसी ने रोज पोछा हो। बाकी खिड़कियां धूल से भरी थीं। रजत को अजीब लगा, लेकिन उसने बिना सोचे वहां की तस्वीरें लेनी शुरू की। जब उसने पहली तस्वीर खींची और कैमरे का प्रीव्यू देखा, उसकी आंखें फैल गईं। उस कांच में एक चेहरा था, लंबी जुल्फें, पीली आंखें और अधखुला मुंह। लेकिन रजत के सामने कोई नहीं था। उसने दोबारा देखा, खिड़की साफ थी। तभी उसे कांच पर एक हल्की सी थाप की आवाज आई, ठक ठक। रजत धीरे धीरे खिड़की के पास गया। वो झुका, अंदर झांकने ही वाला था, लेकिन तभी उसके कैमरे की स्क्रीन ब्लैक हो गई और एक ठंडी हवा उसके कान के पास से गुजरी। एक फुसफुसाहट, क्यों आए हो मुझे देखने? रजत की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई थी। वो आवाज, वो फुसफुसाहट, क्यों आए हो मुझे देखने, उसकी समझ से बाहर थी। लेकिन डर से ज्यादा उसे जिज्ञासा थी। उसने सोचा, शायद कोई अंदर छुपा हो या किसी तरह की लाइट रिफ्लेक्शन हो जिससे ऐसा महसूस हुआ। रात के 9 बज चुके थे। रजत ने बंगले में ही एक कोना साफ किया, अपना स्लीपिंग बैग फैलाया, कैमरा ट्राइपॉड पर लगाया और खिड़की की ओर सेट कर दिया, ताकि रात में जो भी हो वो रिकॉर्ड हो सके। रात के 12:13 बजे बाहर हवा अचानक तेज चलने लगी। बंगले के पुराने दरवाजे चरमराने लगे। रजत नींद में ही करवट बदल रहा था कि तभी कैमरे की बीप की आवाज आई। रिकॉर्डिंग में कुछ हलचल दर्ज हुई थी। वो जागा और कैमरे की स्क्रीन पर देखा। खिड़की के कांच में एक औरत की झलक थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी साफ था। सामने नहीं थी, लेकिन कांच में थी। वो तेजी से खिड़की की तरफ गया, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसने कैमरा वापस देखा, झलक गायब हो चुकी थी। उसने फिर कैमरा पीछे किया और वहीं उसी फ्रेम में वो औरत अब रजत के पीछे खड़ी थी। रजत ने पलटकर देखा, कोई नहीं, पर कैमरे में थी। डर की बजाय अब दिमाग में सवाल चलने लगे, ये औरत कौन है? क्या वो मदद मांग रही है या कोई खेल खेल रही है? तभी बंगले के एक पुराने अलमारी के नीचे कुछ गिरा, एक पुराना फोटो एल्बम। रजत ने एल्बम खोला और जो देखा वो दंग रह गया। एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो थी, जिसमें वही कांच की खिड़की और एक जवान लड़की खड़ी थी। उसी जैसी शक्ल, वही बाल, वही आंखें, पर फोटो 1963 की थी। कैमरा स्क्रीन पर लिखा आता है, मोशन डिटेक्टेड, रात के 3:02। फोटो के नीचे हल्के से लिखा था, अनामिका मिरर हाउस की आखिरी रोशनी। रजत को यकीन नहीं हो रहा था कि ये कोई कोरी कहानी नहीं, बल्कि कोई हकीकत छुपी हुई थी। उसने तय किया, सुबह होते ही गांव के किसी बुजुर्ग से पूछेगा कि अनामिका कौन थी। लेकिन बंगला उसे रात में छोड़ने को तैयार नहीं था। रात 3:02 बजे कैमरे की बीप फिर बजी। इस बार रिकॉर्डिंग में सिर्फ परछाई नहीं, बल्कि आवाज भी रिकॉर्ड हुई थी। एक बेहद धीमी और टूटी बिखरी सी आवाज, मैंने किसी से प्यार किया था, उन्होंने मुझे कैद कर लिया। रजत ने डरते हुए कैमरे की रिकॉर्डिंग दोबारा चलाई और जब उसने जूम किया तो खिड़की के शीशे पर उंगली से लिखा एक वाक्य दिखा, मेरे खून से सील की गई थी ये खिड़की। रजत पीछे हटा और उसी वक्त खिड़की के शीशे पर हल्की सी दरार अपने आप उभर आई। अब मामला सीधा नहीं था। ये कोई आत्मा नहीं, एक कहानी थी जिसे दफना दिया गया था। अगली सुबह रजत गांव के सबसे बूढ़े आदमी बाबा हरिनाथ के पास गया। जैसे ही उसने अनामिका का नाम लिया, बाबा कांपने लगे। तू क्यों उसे जगा रहा है? वो प्यार में मरी थी, लेकिन मौत से ज्यादा भयानक सजा मिली उसे। रजत ने पूछा, क्या हुआ था उसके साथ? बाबा बोले, 1963 में उस बंगले में ठाकुर कुलदीप रहता था, रईस, लेकिन वैशी। अनामिका उसकी नौकरानी थी।
ठाकुर को उससे प्यार हुआ, लेकिन जब अनामिका ने मना किया तो उसे उसी खिड़की के पीछे जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। रात फिर आती है। रजत खिड़की के पास बैठा है और अब खिड़की के कांच की दरार खुद ब खुद बढ़ रही है। उसने मन ही मन ठान लिया, अनामिका की आत्मा को शांति दिलाकर ही जाएगा। रजत ने खुद को तैयार किया, हाथ में कैमरा, एक छोटा हथौड़ा और पास में एक लोहे की रॉड। वो खिड़की के सामने खड़ा हुआ और बोल पड़ा, अगर तुम इस कांच में कैद हो तो आजाद होने का वक्त आ गया है। वो जैसे ही हथौड़ा चलाने वाला था, कांच अपने आप झंझना उठा, जैसे कोई अंदर से चिल्ला रहा हो। नहीं, अचानक एक जोरदार हवा का झोंका आया, दरवाजा बंद हो गया और बंगले की लाइट्स फड़कने लगी। वीडियो में दिखा, कांच पर धीरे धीरे अनामिका का चेहरा उभरने लगा, लेकिन इस बार वो शांत नहीं थी, वो गुस्से में थी, चीख रही थी, वो झूठ बोलते हैं, मैं सिर्फ मरी नहीं, मुझे धोखा दिया गया। रजत को एक सपना आता है, एक धुंधला सा दृश्य। ठाकुर कुलदीप और अनामिका साथ में बैठकर कुछ लिख रहे हैं। कुलदीप बोल रहा है, तुम्हारा नाम रहेगा इस बंगले पर, बस एक आखिरी वादा करो। अचानक सब बदल जाता है। अनामिका दीवार में बंद है, चीख रही है, मैंने तुमसे प्यार किया था। क्यों? रजत की आंख खुलती है, पसीने से लथपथ। अब उसे समझ आया, अनामिका सिर्फ मारी नहीं गई, उसे विश्वासघात से मारा गया। अगली सुबह रजत उस दीवार के सामने पहुंचा जहां खिड़की जुड़ी हुई थी। उसने दीवार खुरचनी शुरू की। अंदर से कुछ लकड़ी जैसा निकला, एक छोटा बॉक्स। बॉक्स में एक डायरी थी अनामिका की। उसका पहला पेज, अगर कोई ये पढ़ रहा है तो जान ले, मैं आत्मा नहीं, मैं इश्क हूं, जिसे दफनाया गया है जिंदा। कैमरा रिकॉर्डिंग में अनामिका का चेहरा अब एकदम पास आ जाता है और वो कहती है, रजत अब तुम मेरी कहानी का हिस्सा बन चुके हो। रजत उस डायरी को कांपते हाथों से पढ़ रहा था। हर पन्ना जैसे खून में डूबा हो और हर लफ्ज किसी घाव जैसा चुभता था। अनामिका की लिखाई, कुलदीप ने कहा था वो मुझसे शादी करेगा, कहा था मेरा नाम उसकी जिंदगी में रोशनी बनकर चमकेगा। लेकिन जिस दिन मैंने कहा कि मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली हूं, उसी दिन वो बदल गया। रजत के हाथ से डायरी लगभग गिर ही गई। उसने आगे पढ़ा, उसने मुझे उसी खिड़की के पीछे छुपा दिया, कहा यह सबके लिए सरप्राइज होगा। फिर मुझे दीवार के पीछे बंद कर दिया और बाहर सबको कह दिया मैं भाग गई हूं किसी के साथ। रजत की आंखें भर आईं। इतना घिनौना धोखा, और ये कहानी कभी बाहर नहीं आई। लेकिन तभी डायरी के आखिरी पन्ने ने उसे झटका दे दिया। अगर कोई मेरी डायरी पढ़ रहा है तो समझो, मैं अब भी यहाँ हूँ। लेकिन अगर तुम रजत हो तो तुम वही हो जिसे मैंने अपने ख्वाबों में कई बार देखा है। वही आंखें, वही सवाल। शायद मेरा प्यार लौट कर आया है, इस बार मुझे मुक्त करने के लिए। रजत के हाथ से डायरी छूट गई। वो मुझे पहले से जानती थी। रजत ने फिर से कैमरा सेट किया। इस बार वो डर नहीं रहा था, अब वो समझ चुका था ये कहानी अधूरी नहीं है, ये दो लोगों के अधूरे वादे की वापसी है। वो खिड़की के सामने बैठा, डायरी अपने सीने से लगाई और कहा, अनामिका, मैं आया हूँ इस बार तुम्हें हमेशा के लिए आजाद करने। तभी अचानक दीवार से अजीब सी गंध आने लगी और कुछ ईंटें खुद ब खुद जमीन पर गिरने लगीं। दीवार के पीछे से धुंध और खून का मिला जुला धुआं बाहर आया और एक आवाज गूंजी, तुमने मेरा दर्द पढ़ा है, अब तुम्हें मेरा दर्द महसूस भी करना होगा। कांच अब पूरी तरह से क्रैक हो चुका है। रजत की आंखें पलटने लगी हैं और उसकी सांसें धीमी होती जा रही हैं। रजत की आंखें पलट रही थीं, सांसें धीमी पड़ रही थीं। दीवार से निकली वो धुंध सीधी उसकी आंखों में घुस रही थी, जैसे कोई यादें जबरन उसके अंदर डाली जा रही हों। अचानक एक तेज सफेद चमक और रजत बेहोश। एक जवान लड़की अनामिका खिड़की से बाहर देख रही है। कुलदीप पास आता है। वो हंस रही है, आंखों में सच्चा प्यार। कुलदीप उसके माथे पर हाथ रखता है और कहता है, तुम मेरी रोशनी हो अनामिका, हमेशा इसी खिड़की से मुझे देखती रहना। फिर अंधेरा छा जाता है। शोर, चीख, ईंटों की आवाज और अनामिका की चीख, कुलदीप, क्यों? मुझे बाहर निकालो। रजत की आंखें खुलती हैं। अब वो बंगले के बीचों बीच खड़ा है, लेकिन ये जगह वैसी नहीं है। ये जगह 1963 की अनदेखी परछाई है। हर दीवार पर अनामिका की तस्वीरें हैं। कांच की दरार अब एक बड़ा क्रैक बन चुकी है, जिससे धीमी धीमी अनामिका की सिसकियों की आवाज आ रही है। और अब वो दिखाई देती है, सफेद साड़ी में, उलझे बाल, आंखों में आंसू, लेकिन चेहरा शांत। वो रजत के पास आती है और कहती है, तुम वही हो ना? मेरी कसम, तुम ही हो राघव। रजत हक्का बक्का, राघव? अनामिका धीरे से उसके माथे पर हाथ रखती है और उसकी यादें खुल जाती हैं। रजत इक्वल्स राघव। 1963 में वो अनामिका का प्रेमी था जो ठाकुर के डर से भाग गया था। मैं भागा नहीं था, मुझे मारा गया था। रजत की आंखों से आंसू बहने लगे। अब उसे सब याद आ गया था। और तभी बंगले की दीवारें हिलने लगीं। कांच की खिड़की खुद टूट गई और एक रूह निकली।
ठाकुर कुलदीप की भयानक चेहरा, सड़े हुए बाल, आंखें जलती हुई। तू वापस क्यों आया राघव? उसे छोड़ क्यों नहीं देता? अनामिका रजत के पीछे खड़ी हो जाती है और अब उसकी आंखों में डर नहीं, आग है। अब मैं अकेली नहीं हूं कुलदीप, अब राघव आया है मुझे मुकम्मल करने। ठाकुर की आत्मा बंगले की दीवारों से लड़ रही है। अनामिका और रजत एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े हैं। बंगले की दीवारें कांप रही थीं, हर आईना चटकने लगा। ठाकुर कुलदीप की आत्मा हवा में गूंज रही थी। उसकी आवाजों से पूरा मिरर हाउस थर्रा रहा था। तुम दोनों का प्यार अधूरा था और अधूरा ही रहेगा। लेकिन इस बार अनामिका चुप नहीं थी। वो रजत का हाथ कसकर पकड़ती है और कहती है, अब डरने का वक्त नहीं, अब न्याय का वक्त है। रजत ने डायरी में से आखिरी पेज निकाला। उसमें अनामिका ने एक वाक्य लिखा था, जिस दिन मेरी रूह को मेरा प्रेम मिलेगा उस दिन शाप टूट जाएगा। रजत ने वो पन्ना उस टूटी हुई खिड़की पर रखा। फिर दोनों ने मिलकर साथ में वो शब्द दोहराए, प्यार कभी मरता नहीं, उसे दफनाया नहीं जा सकता। तभी ठाकुर की आत्मा चीखते हुए हवा में उठी। आईने फटने लगे, दीवारों से काली राख गिरने लगी और फिर एकदम से शांति। हर दरवाजा खुल गया, हर शीशा अब साफ था, जैसे सारा अतीत धो डाला गया हो। ठाकुर की आत्मा जलकर राख बन चुकी थी। मिरर हाउस का श्राप टूट चुका था। सुबह का उजाला, रजत और अनामिका अब एक ही जगह खड़े थे। लेकिन अब अनामिका की देह धीरे धीरे रोशनी में बदल रही थी। अब मैं जा सकती हूँ, लेकिन इस बार अधूरी नहीं, मुकम्मल होकर। उसने रजत के माथे को चूमा और धीरे धीरे रोशनी में विलीन हो गई। रजत अब एक किताब लिख रहा है, मिरर हाउस, प्यार की सिसकियों से मुक्ति की पुकार तक। वो बंगला अब एक स्मारक बन चुका है, जहां लोग प्रेम, बलिदान और सच्चाई को महसूस करने आते हैं। कहते हैं, उस खिड़की से अब भी रोशनी आती है, लेकिन अब डर की नहीं, एक अधूरे इश्क की जीत की। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है दोस्तों। अगर आप भी हमारे साथ कहानी शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल आईडी पर आप अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मिलते हैं अगली बार एक कहानी के साथ।